खुशामदीद है आपका। और आज के स्पेशल प्रोग्राम में की बात करें तो आज इस वक्त जो है हम फ़तेहपुरा बारामूला में मौजूद है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब ये फ़तेहपुरा बारामूला जो है मशरूम विलेज के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए मशरूम कल्टीवेशन के हवाले से अगर बात करें तो मशरूम कल्टीवेशन देखा जाए तो लगभग 20 यूनिट्स जो है इस फ़तेहपुरा इलाके में लोगों ने जो है स्टार्ट किए हैं और जो कि अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अच्छी खासी जो है इनकम उनको इस हवाले से अगर देखा जाए तो आ रही है। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें, हमने कई लोगों से भी बात की, कई लोग मशरूम कल्टीवेशन के हवाले से देखा कि अगर हम बात करें रिजवान हमीद खान जो कि फ़तेहपुरा बारामूला का ही रहने वाला है, उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो कि एक बीटेक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के साथ साथ पीजी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है एक मशरूम यूनिट जो है उन्होंने भी स्टार्ट किया है। पिछले 3 महीने से लगातार जो है वो इस पार्ट टाइम में जो है मशरूम यूनिट का बिज़नेस कर रहे हैं। और करें तो महिलाएं जो है इसमें अच्छा खासा रुझान दिखा रही है और उनका कहना है कि अपने घर गृहस्थी के काम के साथ साथ जो अगर हमारे पास जो पार्ट टाइम हमारे पास होता है तो उसमें जो है हम मशरूम यूनिट्स के हवाले से जो है मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा जो है, अच्छा खासा मुनाफा जो है हमें दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा फ्यूचर जो है इसमें देख सकिया। और यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो है 3 दिनों के दौरे पे जो है एक टीम भी तश्कील दी गई है जो कि बाकायदा यूनिट्स के हवाले से अगर देखा जाए या अगर डिपार्टमेंट में देखें किस तरह से जो है अवेयरनेस दी जा रही है, किस तरह से लोगों तक जो है इस मशरूम के हवाले से बात करें तो किस तरह से जो है लोगों को इस प्रोग्राम के हवाले से अवेयरनेस दी जाती है, किस तरह से जो है प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो एक टीम यहाँ पे जो है तश्कील दी गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है 3 दिन के दौरे पे। और साथ ही साथ हमने जो है यहाँ पे अगर देखें जो यहाँ के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनसे भी हमने बात की या दीगर जो यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी हमने बात की। तो किस तरह से जो है आप यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, किस तरह से आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं और क्या लोगों का रुझान है, क्या लोग इसकी तरफ जो है अब जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है उनको मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इसको बाकायदा एक सब्सिडी भी जो है फराहम करती है। सब्सिडी जो है लगभग अगर बात करें 15,000 की सब्सिडी जो है इनको मिलती है, जिसमें अगर देखा जाए तो एक यूनिट इनको दिया जाता है। और कम से कम खर्चे में अगर देखा जाए एक युवा अगर देखा जो बेरोज़गार युवा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें जो बेरोज़गार लोग हैं वो जो है अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। खाली 25,000 जो है वो खर्च करके अपना यूनिट कर सकते हैं और डबल ट्रिपल जो है वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। कि आप सब जानते हो कि जो मशरूम जो एग्री कल्टीवेशन है ये एक बड़ी ही अहम सनत है, एग्रीकल्चर बिजनेस है। तो चूँकि ये जो बिज़नेस है ये घरेलू तौर पे की जाती है और इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। ये ऐसी बिज़नेस है जो कि बड़ी कम लागत से स्टार्ट की जाती है और इसमें जो है जो अपनी मैन पावर है वो बड़ा कम लगता है और इसमें बहुत कम ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं और जिनके पास लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो इस बिज़नेस को अच्छी तरह से अपना सकते हैं। इसके अलावा चूँकि ये एक ऐसी बिज़नेस है जिसमें कि बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है मशरूम कल्टीवेशन की, तो इसमें जो है इसका लाइफ साइकिल बड़ा कम होता है और जिसकी वजह से ये इसमें बड़ा कम समय में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसके जो रिटर्न्स हैं ये 1 महीने के बाद आने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से ये जो लोग कम पैसा खर्च करके इसमें जो रिटर्न है साथ साथ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं या वुमेंस हैं, जो घरेलू औरतें हैं, वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से अपना सकती हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। तो सर देखिए, आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने इस मशरूम कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो मशरूम विंग है उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया और इसमें हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हम डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज़ प्रदान करते हैं, जिनमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल अवार्ड मनी जो है उसके स्कीम के तहत इनको लाया जाता है। इसमें हमारी और स्कीम्स भी हैं जैसे कैपेक्स बजट है, उसके तहत भी इनको लाया जाता है ताकि हमारा जो किसान है, जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं या जो हमारे जो कम इनकम लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, वो इसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पर लाया जाए और इस कल्टिवेशन में उनको बेनिफिट मिले, उनकी जो इनकम है उनको रोज़गार मिले, उनकी जो ये है आमदन है उनको बढ़ाया जा सके। तो इस सिलसिले में हमने बहुत से ट्रेनिंग के कैंप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, उसमें करते हैं, लोगों को तरबीह देते हैं और हम यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे अपने DCTC बारामूला में बुला के इनकी हम ट्रेनिंग देते हैं, इनको साइंटिफिक तर्ज पर कैसे
कल्टीवेशन की जाती है उसके बारे में पूरी टेक्निकल नो हो हम उनको देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में आएँ, इस एग्रीकल्चर मशरूम कल्टीवेशन में आएँ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और ख़ासकर हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी वुमेंस हैं, उनको एम्पावरमेंट किया जा सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट की जा सके, तो हमारी यही कोशिश होती है। आप अपना नाम बताइए और ये कौन सा इलाका और कैसे आपने मशरूम के, अगर हम देखें मशरूम कल्टीवेशन आपने स्टार्ट की, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आपका बहुत शुक्रगुज़ार जो आप यहाँ आए और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम रिज़वान हमीद ख़ान है, मैं यहाँ पे फ़तेहपुरा से बिलोंग करता हूँ, जो मशरूम विलेज के नाम से मशहूर है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद एमए सोशियोलॉजी। अभी मैं पीजी साइकोलॉजी हूँ, साइकोलॉजी में पीजी कर रहा हूँ। तो 3 महीने की पहले की बात करना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ 3 महीने पीछे ले जाना चाहता हूँ। 3 महीने पहले मैंने JKPSI का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था विथ 109 पॉइंट्स। उसके बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी का जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो हुआ था वो भी क्वालिफाई किया था, लेकिन वो दोनों रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गई। तो अब मैं अनफॉर्चुनेटली पहले भी कहूँ कि मैं इसको बदनसीबी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, सब्र आया, तवक्कुल आया अल्लाह ताला पे। और सबसे बड़ी बात ये पता चली कि हम में जो पोटेंशियल है, अगर हम उसको बाहर निकाल दें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मेरे भाई ने वो मुझे पहले से ही कहते थे आप कुछ ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करो जिसमें रिटर्न्स अच्छे खासे हो, मिनिमल एफर्ट में हो जाए। लेकिन आपको तो पता ही, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए। तो वो सब चीज़ें मेरे पास तो अवेलेबल थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे ये सब कुछ, मतलब जो यहाँ पे यूथ है जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है, वो कम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला सकते हैं, तो मैं उनके साथ कनेक्ट करना चाहता था। क्योंकि 3 महीने पहले मैं भी अनएम्प्लॉयड यूथ था। हाँ, मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री थी, लेकिन काम काज मेरे पास कुछ नहीं था। उसके बाद आई टुक ए कॉल, आई वेंट टू मशरूम डेवलपमेंट सेंटर, दैट्स द विंग ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे मैंने शाहिदा मैम से बात की। तो शाहिदा मैम की जितनी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। वो ऐसे मशरूम्स को प्रमोट कर रहे हैं जैसे उनका अपना फैमिली बिजनेस है। सिर्फ शाहिदा मैम नहीं, जितने भी वहाँ पे जो मुलाजिम है उनका यही रवैया है। तो उन्होंने मुझे सब्सिडी अवेल करने के बाद डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। क्योंकि देखिए, मुझे मशरूम्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। आई न्यू नथिंग अबाउट मशरूम्स एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ मशरूम्स। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट की हेल्प ली। मैंने उन्हें कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। तो इन्होंने कहा वो आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम आपको सिखाने, मतलब यहाँ पे एज ए टीचर्स बैठे हैं आपको सिखाएंगे क्या करना है, कैसे करना है, ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करनी है, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करनी है, क्योंकि मशरूम्स कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, कंपोस्ट यूनिट्स यहाँ पे मुझे मिले, फिर जब मैंने कंपोस्ट घर लाया, बाकी सब चीज़ें की, तो डिपार्टमेंट ने पर्सनल विजिट्स मेरे घर में दिए। वो हमेशा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मुझे कॉल करते गए, वीडियो कॉल्स करते गए। तो क्या कर रहे हो, कैसे है, टेम्परेचर दिखाओ, माइसीलियम दिखाओ, कंपोस्ट की क्या कंडीशन है, ये सब कुछ। तो डिपार्टमेंट की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बिकॉज दे डिज़र्व एवरी बिट ऑफ अप्रिसिएशन। जी, क्या आप इसको अब कंटिन्यू करना चाहेंगे अगर हम इन फ्यूचर की बात करें? क्योंकि अगर हम देखें बेनिफिट्स इसमें आपको मिल रहे हैं, प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे? जी, क्यों नहीं। अगर आज की बात करें तो मैं मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी ऑलरेडी मेरे पास एक फॉर्म तो है, उसके बाद दूसरे फॉर्म का भी काम चल रहा है। विद इन सम मंथ्स मेरे पास 2-3 फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। क्योंकि देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा कम है, आपको जगह भी कम चाहिए, पैसे भी कम चाहिए, एफर्ट्स भी कम चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए, और उसके बाद आपके रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमम होते हैं। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट 2-3 महीने में डबल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000 का आप 40,000 भी बना सकते हैं, 50,000 भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। देखिए, अगर आज ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, इट्स ओनली 4.3%, इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4.3% है। तो एवेन्यूज फॉर प्रॉफिट दे आर वेरी हाई। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। देखिए, इसके लिए ये नहीं कि आपको PhD होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें होनी चाहिए, आपको कंट्रोल्ड कंडीशंस में ये प्रोड्यूस करना है। डिपार्टमेंट तो है, वो आपकी इतनी हेल्प करेगी। देखिए, मैंने तो इससे पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट में मेरी कितनी हेल्प की। तो आप वहाँ जाए, उनसे बात करें, उनसे मशवरा करें, वो आपको सब कुछ सिखाएंगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। वो आपको सब कुछ बोल देंगे। एक बार आपने ये सब कुछ सीख लिया, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हमारा
जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पे गवर्नमेंट ने कि एक एक्सपर्ट अवेयरनेस यहाँ पे लगाया है। इससे मैं ये बात अपना रखना चाहता हूँ कि जो हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर की यूथ है, खास करके मैं कश्मीर रीजन की बात करूँ, पुलवामा की बात करूँ, यहाँ की यूथ जो है अभी वो उतना इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर से। पहला हमारा पास यही चैलेंज है, गवर्नमेंट के पास यही चैलेंज है कि यूथ को कैसे हम इन्वॉल्व करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरह। दूसरी बात है कि फिर जो हमारी डोमेस्टिक बिजनेस है उसकी तरफ लाना है, तो फिर एक्सपोर्ट की बात आते हैं। हमारे पहले भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता थे, चाहे वो हमारा एप्पल है, सैफरान है या दूसरा स्पाइसेस है, ये तो चलता रहेगा या एक्सपोर्ट है। लेकिन जो एक बड़ा धचका मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में जो आया है वो कि यूथ को दूर होना है। यूथ जो है वो एग्रीकल्चर से दिन ब दिन दूर भागता जा रहा है, क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर की आपको पता है जो हालत है, जो मार्केट है वो बिल्कुल यहाँ पे एक खस्ता जीरो लेवल पे आ गया। अब जब गवर्नमेंट जब तक यहाँ की यूथ को वैल्यू एडिशन नहीं सिखाएंगे, मार्केटिंग लेवल पे कैसा आपको जाना है, जब तक हमें ये नहीं सिखाया जाएगा, एज यूथ में ये कर रहा हूँ, तब तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहाँ पे नामुमकिन होना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि पहले यूथ को इन्वॉल्व करना है हमें एग्रीकल्चर की तरफ, और वैल्यू एडिशन जिस दिन कश्मीर की क्रॉप में आ जाएगा उस दिन कश्मीर की एग्रीकल्चर में चार चांद लग जाएगा। बाकी शुक्रिया। सभी डेली वेजर को आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, सभी डेली वेजर को, सभी डेली वेजर को पेंडिंग वेजर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। तो जिस तरह से पीएचई डेली वेजेस लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि उनको परमानेंट किया जाए, उनके 70 से 75 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो दिया जाए, ना सिर्फ पीएचई डेली वेजेस बल्कि तमाम अलग अलग विभागों के डेली वेजेस इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस समय नड इलाके में मौजूद हूं और आज पीएचई डेली वेजेस यहां पर दो जो है वो रिटायर हुए हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है कि रिटायरमेंट के बाद वो खाली हाथ घर जा रहे हैं। कोई पेंशन हाथ में नहीं है, कोई तनख्वाह 70 से 75 महीने की जिसको लेकर जद्दोजहद कर रहे थे वो भी हाथ नहीं है, कोई भी किसी तरह की सिक्योरिटी प्रशासन की तरफ से नहीं है। तो आगे आने वाला जीवन किस तरह से ये व्यतीत करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और इनके और साथी भी आप देख रहे हैं जो कल को वो भी रिटायर होंगे, इसलिए लगातार इसलिए संघर्ष किया जा रहा है कि पॉलिसी दी जाए ताकि हम अपने बच्चों को जो वो अच्छे से पढ़ा लिखाएं, बच्चों की देखभाल करें, परिवार का पालन पोषण करें। लेकिन आज ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, इनके गले में आप हार तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये खुशी के हार नहीं, ये गम के हार हैं। खुशी तब होती जब कोई पॉलिसी हाथ होती, तो रिटायरमेंट के बाद ये अच्छे एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करते और बताते कि आज हम सरकारी जिम्मेवारी से मुक्त होकर अपने परिवार की तरफ देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आज खाली घर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश चंद है। क्या कहेंगे, आपने वक्त दिया डिपार्टमेंट को और आज आप रिटायर होकर जा रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे थे जो कि आज रिटायर होकर जा रहे हैं, तो क्या घर पे भी बताया आपने? देखो, मैंने 25 साल गवर्नमेंट को दे दिए, तो 25 साल के बाद आज मेरी रिटायरमेंट है, तो मैं घर जा रहा हूँ। मैंने अपने घर भी नहीं बताया कि मेरी रिटायरमेंट है आज। घर क्या बताता जा? अगर घर बताता कि मेरी आज रिटायरमेंट है, उन्होंने बोलना था फंक्शन, तो फंक्शन किससे करना? मैंने 25 साल दे दिए गवर्नमेंट को, 70 से 75 महीने का हमारा बकाया जो हमारी पे गवर्नमेंट के पास पड़ी है वो भी नहीं मिली। वो ही दे देते तो चलो फंक्शन कर देते, दिया ही कुछ नहीं। तो आज ये जो हार देख रहे हैं हमारे गले में पड़े हुए, ये कोई खुशी के हार थोड़ी हैं, ये खुशी के नहीं गम के हार हैं। ये हमारे गम के हार हैं। वो भी हमारे डिपार्टमेंट के हमारे जई साहब या हमारे साथी, हमारे जूनियर के प्रेसिडेंट, इन्होंने थोड़ा करके चलो चाय शाय का प्रोग्राम वगैरह रखा और हमको ये आज विदा कर दिया। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में इस टाइम तो हम दोनों हैं। बच्चियां जो पालन पोषण कर रहे हैं परिवार का? हाँ, मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरा लड़का कोई नहीं है। अब आगे किस तरह से चलेगा आपका? आप परिवार का पालन पोषण करना, आपकी बच्चियां भी हैं और एक जिम्मेवारी आपके ऊपर, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, उसको किस तरह से पूरा? देखो, वही तो सोचने वाली बात है ना। बार बार दिमाग में ये बात आती है, चलो पहले तो थोड़ी बहुत जो भी मिलता था कर लेता था गुजारा, अभी कैसे करूँगा? ये तो गवर्नमेंट के लिए ये तो बहुत शर्म की बात है ना। गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए ना कि अगर मैं अब घर जाऊँगा तो कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे पालन पोषण होगा हमारा, कैसे करूँगा? अभी कोई उम्मीद लग रही है कि कोई पेंशन लग जाएगी? आपके साथी जद्दोजहद कर रहे हैं। देखो, अगर हमारे साथी बोल रहे हैं कि कोई
चल रही है कोई जदोजहद थोड़ी बहुत, अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो ये इधर पे तो रोना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे 25 साल दे दिए। और लगातार प्रशासन को मैसेज दे ही रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन आज क्या आपका आखिरी मैसेज रहेगा, क्योंकि आज आप रिटायरमेंट लेकर जा रहे हैं? देखो आज आखिरी तो ये है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, बहुत बेशर्म गवर्नमेंट है, बहुत बेशर्म गवर्नमेंट है। और फिर भी यही गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, हमारा तो जो हुआ हुआ, मगर जो हमारे पीछे लाने लगी हैं छोटे बच्चे हैं, उनका कोई तो कोई हल कर दे गवर्नमेंट। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कन्हैया सिंह। आप भी रिटायर हो रहे हैं? हाँ, कितने साल दे दिए आपने? मैंने 29 साल दिए। कोई पॉलिसी, कोई पेंशन, कोई कुछ? कोई कुछ नहीं आता है। कितने लोग हैं परिवार में आपके? ऐसे तो 10 बंदे हैं परिवार के, 2 लड़के हैं और पोतरी पोतरियाँ भी हैं, बेटे भी हैं? हाँ 2 बेटे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि आज इतना तनख्वाह है ना, आपको रिटायरमेंट पर कोई पेंशन है, कोई पॉलिसी है, बड़ा अफसोस होता है कि इतना समय दे दिया आपने। देखो बेटे भी ये जानते हैं पिता के पास है कुछ तो पालन करते हैं, तो पिता खाली जा रहा है कि पालन कौन करेगा, बेटे ऐसे ही जुदा हो जाएंगे, पालन कौन करेगा, ये बात है। क्या कहेंगे, इतना संघर्ष तो आपने किया, लेकिन आज एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं उनको? आखिरी मैसेज ऐसे ही ये है, हमें और पेंशन भी पा नहीं दे, बस जरा साड़ा बकाया वो मिल जाए, पेंडिंग वाली तनख्वाह जो मिल जाए वो मिल जाए। बिल्कुल। ये 2 चेहरे जो आज काफ़ी मायूस हैं, खुशी नहीं है, आज रिटायरमेंट लेकर घर जा रहे हैं, लेकिन खुशी होती जब इनके हाथ में पॉलिसी होती, पेंशन होती। क्या कहेंगे रंजीत जी, आपके साथी और इसी तरह से तमाम साथी, आप कल को आप भी रिटायर होंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? शुक्रिया ऋषि जी। मैं अपने साथियों को, जो हमारे साथी जहां आए हैं, मैं उनको सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दिन हम पर भी आएगा। आज ये रिटायर हो रहे हैं, कल हम भी रिटायर होंगे, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि भाई ज़्यादा तो कुछ नहीं, तो अगर इनको पेंशन दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए इनको दिए जाए और इनकी जितनी पेंडिंग भेजी है वो सारी दी जाए, ताकि अपने घर में जाके बीवी बच्चों को दिखा सकें कि भाई हम भी पैसे लेके आए हैं। हार तो हमने ऐसे इनको हम वेलकम कर रहे हैं, इनको हम कर एक हौसला अफजाई कर रहे हैं, चाय शाय वगैरह पिलाई इनको कि यार आप हमारे साथ ही हो। गणेश जी तो ये बोलते हैं कि जब तक संघर्ष जारी रहेगा हम आपका साथ देंगे, तो हम इनका वेलकम करते हैं और हम शाना बशाना लड़ते रहेंगे। 147 दिन हमें हो गया एजुकेशन बैठे हुए, हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, कमेटी जो रैना साहब ने, जो बीजेपी लीडरों ने जो कमेटी बनाई है, कहीं नुंजा सोना रह जाए, जल्दी से जल्दी उनको पक्का कीजिए, पॉलिसी फ्रेम की जाए। बिल्कुल। तो ये मैं आपको नड इलाके में ये आकर यहाँ ये अपडेट कर रहा हूँ कि ये पीएचई डेली वेजेस जो आज रिटायरमेंट इनकी हो चुकी है, अपने घरों पर भी नहीं बताया। बताएं क्या बताएं कि अगर कोई खुशी होती तो बताते। खुशी भी तब होती है जब कोई पेंशन हाथ में होती है। तनख्वाह जो 70 से 75 महीने का लंबा वक्त होता है, वो तनख्वाह इनके हाथ में नहीं है। घर पे क्या बताएं, जिम्मेदारियां हैं आज भी इनके सिर पर इतनी ज़्यादा, कर्जे हैं, ये इतनी दिक्कतें परेशानी है, लेकिन उसका हल तभी होता है जब पॉलिसी हाथ में होती, पेंशन हाथ में होती, तनख्वाह हाथ में होती। लेकिन आज बड़ा अफसोस है कि प्रशासन का अड़ियल रवैये का ये शिकार हो रहे हैं और इसी तरह से तमाम साथी रिटायर हो जाएंगे। कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, इसको लेकर ही लगातार पीएचई डेली वेजेस या तमाम डेली वेजेस जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेकर, लेकिन न जाने वो दिन कब आएगा जब इनकी सुनी जाएगी। लेकिन अब देखना है कि क्या इनको लेकर कोई संज्ञान लिया जाता है, कि इनकी कोई पेंशन लगती है या नहीं लगती, ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि अभी तक पॉलिसी हाथ नहीं है। कमेटियां गठित आपने कर दी हैं, बीजेपी को लेकर भी लगातार इनका गुस्सा देखने को मिला। फिर बीजेपी ने एक बता दिया कि हमने कमेटी गठित कर दी है, उसकी क्या रिपोर्ट अभी आई है नहीं आई, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इन तमाम डेली वेजेस के बारे में सोचा जाए, और इसी तरह से नहीं सोचा तो ये तमाम साथी रिटायर हो जाएंगे। अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करेंगे, बच्चों को क्या सहारा देंगे, ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं कि धीरे धीरे पीएचई डेली वेजेस या तमाम डेली वेजेस वो रिटायरमेंट की कगार पर है और रिटायर वो हो रहे हैं। जैसे आज ये 2 लोग रिटायर हुए, ये खुशी की नहीं, ये गम के हार लेकर आज घर जा रहे हैं। ये बड़ा एक अफसोसजनक है। प्रशासन जो अड़ियल रवैया अपनाकर चल रहा है, प्रशासन को कम से कम गहरी नींद से जागना होगा। वो जो कान बंद करके प्रशासन इस समय काम कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, प्रशासन को आगे आना होगा, नहीं हालात आने वाले दिनों में और खराब हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, J24/7 न्यूज़ के लिए। आसिफ जहां गत्तू, मैं काउंसलर म्यूनसिपल काउंसिल डोडा से हूं। जैसा आप जानते हैं, कल एक हादसा हुआ जो असर में हुआ, जिसमें R&B के 3 ऑफिसर और 1 ड्राइवर जिनकी मौत हो गई। चूँकि R&B डिपार्टमेंट जो है वो मुंसलिक है म्यूनसिपल काउंसिल डोडा के साथ, जितने भी हमारे काम होते हैं वो R&B डिपार्टमेंट देखता है और
उनके ज़रिए ये काम सारे हो जाते हैं। और ये जितने भी तीनों चारों ऑफिसर और एक ड्राइवर हमारे हफीज़ साहब भट्ट थे, इनकी उम्र 45 और 55 के दरमियान थी। और बड़ा दुख हुआ ये कि जो हम कह नहीं सकते हैं, एक दफ्तर जो R&B का था ऊपर से लेकर नीचे तक तकरीबन उसमें 10% जो कमी हुई है, चूँकि SCB, XCN भी, AEE और एक ड्राइवर भी, और जो ख़ास करके हमारा यहाँ पर डोडा का एक गरीब तबके से हफीज़ अहमद भट्ट था, उसकी भी मौत हुई है। और बड़ा ये दुख हुआ हमें। इसी सिलसिला में आज हमने यहाँ पे एक कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम काउंसलरों ने हिस्सा लिया और कॉन्डोलेंस में हिस्सा लिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं। आज का दिन का तो आपको इल्म ही होगा कि कल एक दुखदनाक एक हादसा हुआ है, जिसमें हमारे R&B के 4 मुलाजिम, एक तो SC साहब, XCN साहब, AEE और एक हमारा अपना लड़का यहाँ डोडा का हफीज़ुल्ला ड्राइवर, जिनकी उस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। इसीलिए आज हमने अपनी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कंडोलेंस के तौर पे हमने ये मीटिंग बुलाई थी। और इसके लिए हमने यही 2 मिनट का मौन रखा और ऊपर वाले से दुआ मांगी कि इनके परिवार को सतावना दे और इनकी आत्मा को शांति दे।